बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मर्तबा हमने जुमले से मुताल्लिक कुछ मबाहिस पढ़ी थी। एक हमने डिस्कस किया कि जुमला अल्फाज का वो मजमूआ है जिससे कोई मुकम्मल बात समझ जाए, और इसी को हमने इस्तिलाहात में देखा था कि हम नहव की ज़बान में इस बात को इस्नाद कहते हैं। जब आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो जुमला बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जिनमें इस्नाद पाई जाती है, जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, कोई जजमेंट दी जाती है। और जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट है उसे हम मुस्नद इलेह कहते हैं। जो बात की जाती है वो मुस्नद है। ठीक है। इसके बाद फिर एराब जो है वो एक और मौजू था। उसको हमने देखा था कि एराब से मुराद है जो लफ्ज के आखिरी हिस्से में चेंज आता है, जिससे कोई लफ्ज जुमले में अपना ग्रामेटिकल फंक्शन बताता है कि वो उस जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है। और इसका हमने ऑपोजिट देखा था कि एराब का ऑपोजिट है बिना। बिना का मतलब होता है कि एक लफ्ज एक ही तरह से यूज हो और उसमें कोई चेंज ना आए। यानी चाहे वो लफ्ज जुमले में उसके रोल्स बदलें, लेकिन उसकी जो शेप है उसमें या जो उसकी सूरत है उसमें कोई फर्क ना आए। तो जैसे ये वाली मिसालें हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि एक लफ्ज जुमले में मुख्तलिफ हैसियतों से आ रहा है, लेकिन उसके इस्तेमाल में कोई फर्क या उसकी सूरत में कोई वाज़ेह फर्क नहीं है। ठीक है। ये नोट्स आपने पढ़ लिए थे मुकम्मल? सर अभी तक तो नहीं पढ़े। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी। अच्छा, अभी नहीं पढ़ पाए, चले। बहरहाल कुछ इस्तिलाहात हैं, बस वो देख लेते हैं। जैसे जुमला भी हमने देखा था अल्फाज का वो मजमूआ है जिससे को मुकम्मल बात समझ में आए। अगर कोई लफ्ज ऐसे हैं जो मतलब एक से ज्यादा आपस में उनकी तरकीब होती है, लेकिन वो मुकम्मल बात नहीं कोई समझ आती, तो उस मुरक्कब को हम क्या कहते हैं? मुरक्किब नाकिस। वो मुरक्कब नाकिस होता है। ठीक है, सही। एराब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि एराब क्या होता है? चले। इसका ऑपोजिट जो है वो बिना है। बिना का मतलब है कि लफ्ज एक ही हाल, एक ही शक्ल में इस्तेमाल हो, वो अपने मुख्तलिफ इस्तेमालात के मुताबिक बदले ना। जो लफ्ज एराब कबूल करता हो, यानी जो चेंज होता हो, उसे मोरब कहते हैं। और जो लफ्ज चेंज ना होता हो, जिसमें बिना हो, यानी जो एक ही तरह से इस्तेमाल होता हो, उसे हम मबनी कहते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमने इसमें देखी हैं, जैसे ये है कि अस्मा जो है, यानी इस्म की जब हम बात करें तो इस्म असलन मोरब है। यानी इस्म, ये जो एराब का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उसका ताल्लुक इस्म से है। और लेकिन ये है कि कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, उन्हें यानी मबनी होते हैं। मसलन जैसे ज़माइर, जो भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं प्रोनाउंस के, वो सारे मबनी हैं। इसी तरह अस्माए इशारा है, अस्माए मौसूल हैं, अस्माए इस्तिफहाम है, और कुछ इस तरह के इसम हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। तो वो छः सात यानी कैटेगरीज हैं जो जिन्हें एग्जेम्पशन हासिल है। उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल इसम है वो चेंज होगा। तो इसम में जो आम उसूल है वो चेंज का है। ठीक है। इसम एराब लेगा। फेल की बात करें तो वो असल में मबनी है, फेल चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन ये कि मुजारे जो है वो चेंज होता है। माजी चेंज नहीं होगा, अम्र भी एक ही तरह से इस्तेमाल होगा। लेकिन मुजारे जो है वो चेंज होता है। उसमें भी अलबत्ता दो सीगे हैं जो चेंज नहीं होते, जमा मुअन्नस वाले। तो उसके अलावा बाकी जो मुजारे के सीगे हैं वो चेंज होते हैं। और ये मेरा ख्याल है आपने शायद पढ़ा भी था फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका एक टॉपिक मुजारे पे था हमारा कि मुजारे तीन तरह से यूज होता है। और हुरूफ की अगर बात करें तो हर्फ जो है वो सब मबनी होते हैं। ठीक है। तो कलमे की तीन ही टाइप्स हैं। हर्फ जो है वो है ही मबनी, फेल भी मबनी है सिवाय मुजारे के। और जो इसम है वो असल में मोरब है। पर चंद अस्मा हैं जो मबनी है, जैसे जमायर है या अस्मा इशारा है। अच्छा, इसके बाद अब बात आ जाती है, चूंकि एराब हमने डिस्कस किया था कि लफ्ज का चेंज है जो ये डिनोट करता है कि कोई लफ्ज जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है, उसके माना क्या है। तो अब इसके बाद ये समझ लेते हैं कि कोई लफ्ज जुमले में किन मुख्तलिफ हैसियतों से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम जुमले
में लफ्ज का इस्तेमाल जो है ये देखें, इस एतबार से बात करें तो कोई सा भी आप किसी भी जबान का जुमला उठा लें तो अल्फाज चार हैसियतों से इस्तेमाल होते हैं। एक तो वही है कि मुस्नद इले, ये हमने डिस्कस किया था। मुस्नद इले वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो जाहिर बात है सबसे पहले आएगा ना, कि उसी की वजह से तो हम कुछ बोल रहे होते हैं। और मुस्नद वो लफ्ज होता है जिसमें हम मुस्नद इले के बारे में कुछ कहते हैं, जो हमारी बेसिक जजमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि अली मेहनती है, तो अली मुस्नद इले है, मेहनती ये जो लफ्ज है ये मुस्नद है, इस लफ्ज में हमने उसके बारे में कुछ बताया। लेकिन जुमले में हमेशा सिर्फ दो ही चीजें नहीं होती, वरना तो जुमला बहुत मुख्तसर हो। हम बहुत दफा जुमले में कुछ इजाफी मालूमात भी देते हैं, हमें यानी डिटेल वाला पोर्शन आ जाता है। तो वो अगर, वैसे तो ठीक है, उस जब हम कहते हैं कि वो इजाफी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेमानी है या उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दफा जो डिटेल वाला पोर्शन है वो जरूरी होता है, या उसके बगैर भी कोई बात अच्छे से समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए इजाफी कहते हैं कि ग्रामेटिकली उसकी जरूरत नहीं होती। अगर मतलब ग्रामर की जबान में हम बात करें तो सिर्फ दो ही चीजें जरूरी होती हैं जिनके बगैर जुमला नहीं हो सकता, और वो दो चीजें मुस्नद इले और मुस्नद है। ये हर जुमले की जरूरत है। बाकी ये कि मानी की मजीद वजाहत के लिए आप कई दफा बहुत सी चीजें ऐड करते हैं, तो वो जो कुछ भी तफसील बताने के लिए लाया जाएगा, जो भी लफ्ज, उस लफ्ज को हम कहते हैं कि वो इस जुमले में फजला की हैसियत से आया। फजला फजल से ही है, फजल का मतलब होता है जो इजाफी शय है, ठीक है। जो जायद है वो फजल है। तो फजला यानी जुमले में वो लफ्ज होता है जो मुस्नद के अलावा है, ठीक है। जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो जो लफ्ज असल बात बता रहे सब्जेक्ट के बारे में, वो मुस्नद है। और उसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई लफ्ज, तो वो फजला है। और उसी को हम आसानी के लिए मुतल्लिकात भी कह सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। क्योंकि आप असल जो आपकी बात है वो आपके प्रेडिकेट है, उसके बाद आप उसी के मीनिंग को एक्सटेंड करते हैं, तो वो बाकी सब कुछ एक्सटेंशन में है। फर्ज करें हम कहते हैं कि अली पढ़ता है, इस जुमले में मुस्नद इले क्या है? अली, ठीक है। अली मुस्नद इले की हैसियत से यूज हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बता क्या रहे हैं अली के बारे में? ये बात कि वो पढ़ता है, तो ये लफ्ज मुस्नद है। अब इसमें बहुत गुंजाइश है इजाफी बातें लाने की, और वो जरूरत के मुताबिक हम ला सकते हैं। मसलन हम ये बता सकते हैं कि अली क्या पढ़ता है, तो हम बताएं कि अली किताब पढ़ता है। कब पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कितने वक्फे से, कितने दौरानिए में पढ़ता है। तो ये बहुत सारे फिलर्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं जुमले में, ठीक है। तो मसलन हम कहें कि अली रोजाना सुबह अपने कमरे में अपनी मेज पर बैठ के फुला किताब पढ़ता है। अब ये जितनी भी आपने इजाफी बातें की हैं, इस सब को हम, ये सारे जो अल्फाज हैं, ये सब लफ्ज क्या है? ये वाला पोर्शन है, फजला या मुतल्लिकात है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो जो बेसिक मीनिंग जो है उसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी लफ्ज आते हैं, वो अल्फाज क्या है? वो फजला है। एक लफ्ज भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है? हम देख रहे हैं कि एक लफ्ज जुमले में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है ना। तो जो सबसे बेसिक या मेजर फंक्शन होता है किसी लफ्ज का, वो ये कि वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो, मुस्नद इलैह। दूसरा जो रोल हो सकता है वो मुस्नद की हैसियत से हो सकता है, कि उसमें कोई बेसिक इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में। ये दो चीजें तो जरूरी हैं, ये हर जुमले में होती है, ठीक है। इनके बगैर तो जुमला एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, जहाँ ये डिटेल आएगी, वो उस लफ्ज को हम कहेंगे फजला। और चौथी चीज जो जुमले में होती है वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम अदात कहते हैं। क्लियर? जी सर। चलें, अच्छी बात है। यस सर। जी जी सर। अच्छा, इसको अब मैं जैसे हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो मुस्नद इले और मुस्नद हैं, ये जुमले के लिए इसेंशियल है ना। इनके बगैर तो जुमला नहीं हो सकता। mesela अली किताब पढ़ता है में अली निकाल दें तो जुमला नहीं बन सकता। इसी तरह अगर आप पढ़ता है निकाल दें तब भी जुमला नहीं है। हाँ, किताब को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अली पढ़ता है,
अभी भी ये जुमला कोई सेंस है इसकी, ठीक है, कोई मानी कन्वे कर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि अली किताब, कोई मतलब नहीं है, या किताब पढ़ता है, तो अब भी एक चीज मिसिंग है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्नद इलैहि या मुस्नद, ये दो जो हैं ये जुमले की जरूरत होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को कहते हैं कि ये रुकनुल जुमला है। रुकनुल जुमला, ये दोनों लफ्ज यहाँ नीचे के मैंने लिखा हुआ भी है, दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये इन्हें रुकनुल जुमला या रुकनुल कलाम कहते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं इन दोनों को ब्रैकेट कर दूं, तो ये जो हम चार फंक्शंस बता रहे हैं इनको हम मजीद कट डाउन कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स वाला जो है ये भी हर जुमले में जरूरत नहीं होती ना, ये भी लंबे जुमलों में कनेक्टर्स चाहिए होते हैं, तो इनको भी अगर मैं माइनस कर दूं और मुस्नद इलैहि और मुस्नद को मैं एक ही कैटेगरी में रखूं, क्योंकि दोनों ही बेसिकली जुमले की जरूरत है, उसके इसेंशियल है। ठीक है, तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि लफ्ज, कोई भी लफ्ज जब जुमले में आता है तो उसके दो फंक्शंस हो सकते हैं। या तो वो उस जुमले में बेसिक रोल है उसका, ठीक है, वो जुमले की जो कोर है उसमें आ रहा है, यानी बेसिक पार्ट में आ रहा है, या वो डिटेल में आ रहा है। ठीक है, यानी आप यूं डिवाइड कर सकते हैं कि एक जुमले का कोर है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें से आप किसी चीज को भी कम नहीं कर सकते। तो कुछ लफ्ज जुमले के ऐसे होते हैं जो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली बना रहे होते हैं जुमले का, ठीक है, उसको हम रुकनुल जुमला कहते हैं। और वो ये दो लफ्ज होते हैं, मुस्नद इलैहि और मुस्नद। तो एक यूजेज ये हो गया ना कि एक लफ्ज जुमले में एक इसेंशियल पार्ट के तौर पर, और दूसरा इस्तेमाल किसी लफ्ज का हो सकता है कि वो डिटेल वाले पोर्शन में आए या इजाफी बात बताने के लिए आए। यहां तक बात वाज़ेह? यस सर। यस ठीक। सर। तो बाकी ये कि इनमें आगे फर्दर पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि हम मजीद उसको पढ़ें कि मुस्नद इलैहि कितनी तरह का हो सकता है, मुस्नद की भी टाइप्स होंगी, फजला में बहुत सारी टाइप्स बन जाती हैं, चूंकि हम मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं ना। लेकिन मेजर कैटेगरीज ये दो ही बनती है कि या कोई लफ्ज जुमले में वो एज अ बेसिक वर्ड यूज हुआ है, या वो डिटेल बताने के लिए आया है। ठीक है, तो ये दो मेजर फंक्शन। सही हो गया। सर अब अदात क्या है? क्या जी? आपकी प्लीज अपना सवाल सर दोबारा रिपीट कर दें, आवाज। अदात अदात क्या है इसके अदात बारे होता में? है कनेक्टिंग वर्ड जो सर मैं जुमले। पूछ रही हूँ कि अदात क्या है? जी जी, तो अदात कनेक्टर्स होते हैं, जैसे एक लफ्ज जो जुमले में दो लफ्जों को मिलाने के लिए आता है। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अच्छा, चले अब हम इसको रिलेट करते हैं एराब के साथ, क्योंकि एराब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिकली एराब चेंज है, जो चेंज कॉरेस्पॉन्ड करता है किसी लफ्ज के फंक्शन को। ठीक है, इसी से तो हमें लफ्जों के एराब या उनके आखिरी जो हालत है, शक्ल है उन लफ्ज की एंड वाली, उसी को देख के तो पता चलता है ना कि कोई लफ्ज जुमले में कैसे यूज हुआ है, क्या मानी देने के लिए आया है। तो अब हम इसी बात को अगर आगे एराब से कनेक्ट करें, तो इसका मतलब है कि लफ्ज जब दो तरह से इस्तेमाल होते हैं जुमले में, तो एराब भी दो तरह का होना चाहिए। ठीक है, यानी एक लफ्ज है जो किसी जुमले में मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, जिसके बगैर वो जुमला नहीं हो सकता, तो यानी मुस्नद इलैहि है या मुस्नद है। एक ये वाला यूजेज है, इसके अकॉर्डिंगली एक एराब की टाइप हो गई। और दूसरा जो डिटेल पोर्शन में जो लफ्ज आएगा उसको हम एक दूसरा एराब असाइन करेंगे। इसके मुताबिक यानी फंक्शंस चूंकि दो हैं, तो एराब भी दो ही तरह का होना चाहिए। ऐसा ही है ना, एक एराब है जो हमें बताएगा कि ये लफ्ज जुमले में एज अ सब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या आ रहा है, और दूसरा एराब जो है वो अलामत होगा इस बात की कि ये लफ्ज जुमले में डिटेल बताने के लिए आया है, उसमें एसेंशियल नहीं है। क्लियर है ये बात? क्लियर सर। चलें, तो बेहतर है एराब
کے लिए इसका मतलब है दो किस्म का होगा, या लफ्ज दो तरह का एराब रखते होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। मतलब थ्योरेटिकली तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पहले ग्रामर पढ़ रखी है, कि एराब के कितनी किस्में होती हैं अरबी में? तीन होती हैं। तो दो जो हैं वो तो यही है। एराब की जो पहली टाइप है वो डिनोट करती है इस बात को कि कोई लफ्ज जुमले में जो वो बेसिक है उसका हिस्सा, या वो मुस्नद है या मुस्तदिल है। दूसरा इराब डिनोट करता है इसी पार्ट को, कि कोई लफ्ज जुमले में डिटेल बताने के लिए आया। लेकिन एक तीसरा इराब भी होता है। जैसे अभी हम ऊपर भी देखें ना, तो मैंने जो एग्जांपल्स दी थी इराब की या बिना की, इसमें तीन तरह के जुमले लिखे हैं। अगर हम उसको अब इससे रिलेट करें, ये वाले जरा मुझे बताइएगा कि इस कॉलम में जो आ रहे हैं अल्फाज जो बोल्ड हुए हुए हैं, वो इस जुमले में क्या बन रहे हैं? ये लफ्ज फजला हैं या मुस्नद या मुस्तदिले में से? तो मुस्नद इले। मुस्तदिले हैं ना तीनों में। हामिद वाले जुमले में हामिद सब्जेक्ट है, हामिद के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे जुमले में असातिज़ा सब्जेक्ट के तौर पे। तीसरे जुमले में वालिदैन जो है वो मुस्तदिल है। तो ये तीनों में मुस्तदिल है, ठीक है। तो ये एक टाइप होगी एराब की, सही है, जिसमें कोई लफ्ज मुस्नद या मुस्तदिल होता है। अच्छा, दूसरा अब देखिए, ये वाले जुमलों में देखें कि हामिद और असातिज़ा और वालिदैन, ये जुमले में मुस्नद या मुस्नद इलैह हैं, या ये डिटेल वाले पोर्शन में आ रहे ये डिटेल पोर्शन है सर। हैं? ऐसा ही है। मसलन जैसे पहला जुमला है, मैं हामिद से मिला। इस जुमले में मुस्नद इलैह क्या है? किसके बारे में हम सर बात मैं। करते हैं? मैं, यस। मैं। में हाँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नाम देखते हैं तो फौरन कहते हैं कि हामिद के बारे में बात की, हामिद के बारे में बात की। असल में मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं, तो मैं मुस्नद इलैह हूँ। मिला, ये मुस्नद है। यानी असल मैंने आपको अपने बारे में ये बताया कि मैंने क्या किया है। मैंने ये बता रहा हूँ आपको कि मैं मिला हूँ। ये जुमला मुकम्मल हो गया, मैं मिला। अब हामिद से मिला, फातिमा से मिला, मरियम से, जिससे भी, वो एक्स्ट्रा बात है, वो मिलने की डिटेल है, ठीक है। तो हामिद यहाँ इसका मतलब है कि डिटेल वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक। इसी तरह असातिज़ा को अगर हम देखें, ये जो दूसरा जुमला है, इस जुमले में मुस्नद इलैह क्या है? किसके बारे में बात की है? शागिर्द। शागिर्द। और खबर असल में क्या है? मुस्नद क्या है? महबूब रखना। यस, महबूब रखना या मोहब्बत करना। तो शागिर्द मोहब्बत रखते हैं, ये जुमला है असल में। अब किससे मोहब्बत रखते हैं, वो अगेन मोहब्बत की डिटेल है, ठीक है। वो आप उस फेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि वो फेल किस से रिलेटेड है। तो असातिज़ा का लफ्ज जो यहाँ इस जुमले में आया है, वो यहाँ पे बेसिक वर्ड नहीं है, वो डिटेल वाले पोर्शन में आ रहा है। इसी तरह वालिदैन वाला जो लफ्ज है, ये तीसरे जुमले की अगर हम बात करें, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुस्तदिल इलैह क्या है? वालदेन। नहीं। औलाद। औलाद, यस। औलाद के बारे में बात कर रहे हैं। और मुस्नद क्या है? वालदैन मुस्लिम है। खिदमत करनी चाहिए। खिदमत करनी चाहिए। किसकी? वालिदैन की। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अगेन डिटेल में आएगा। तो अब आप देख रहे हैं ना कि ये जो है जुमले, ये जो सेकंड कॉलम है, इसमें सभी जुमलों में जो अल्फाज बोल्ड हुए हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो चेंज हुआ है लफ्ज, उसका हम देख रहे हैं कि रोल क्या है, कि वो डिटेल बताने के लिए आया है। यहाँ पे वो इसेंशियल नहीं है इस जुमले में, ठीक है। तो हामिद, असातिज़ा या वालिदैन, यहाँ पे ये तीनों लफ्ज बेसिक थे। तो इनका आप देख रहे हैं कि एंडिंग इनकी डिफरेंट है। यहाँ पे सारे लिस्ट डिटेल वाले पोर्शन में आ रहे हैं, तो इनकी एंडिंग अब बदल गई। सही है ना? अब ये चीज तो क्लियर होगी कि इस एतबार से इराब दो तरह का बनता है, कि एक इराब है जो डिनोट करेगा इस बात को कि कोई लफ्ज जुमले में मुस्तद या मुस्तदिले है, और दूसरा इराब जो है वो इस बात की अलामत होगा कि कोई लफ्ज जुमले में फजला के तौर पे आ रहा है, यानी वो डिटेल वाला जो पोर्शन है उसमें आ रहा है। लेकिन अब एराब की तीसरी भी टाइप होती है,
جو یہاں پہ تیسرے کالم میں جملے آئے ہیں، اب اس میں ذرا غور کریں کہ یہاں کیا خاص بات ہے. اب یہ تیسری طرح کا اعراب کیوں آتا ہے یا کب آتا ہے؟ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہم کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہے ہیں، تو یعنی کوئی دو بندے ہیں اس کے اندر، اس لیے ہوگا کہ کسی قسم ہوگی. اس کے اندر سبجیکٹ دو ہیں. نہیں، سبجیکٹ تو ایک ہی ہے. present tense آ رہا ہے. نہیں، اوپر والے دو جملوں میں ماضی ہے، نیچے والا آخری جملہ پریزنٹ. اور سوچئے کیا بات. دوسرے شخص کے ساتھ کنیکشن ہو رہا ہے. یس، بالکل صحیح ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، حامد، مدرسین، والدین، یہ سب لفظ کنیکٹڈ ہیں اپنے سے پہلے والے کسی لفظ کے ذریعے. ادھر آپ دیکھیں نا، حامد آیا یا مدرسون آیا یا والدان کا جو لفظ ہے، اس سے پہلے کوئی اور لفظ نہیں ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا آ رہا ہو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، حامد مسند الیہ تھا، قدیمہ جو آیا یہ مسند تھا، اور الیوم جو ہے یہ ڈیٹیل والے لفظ ہیں. یہاں دو ہی لفظ تھے، یہ مسند الیہ تھا، ہزارہ مسند ہے. الوالدین جو ہے یہ مسند الیہ ہے، جلسہ مسند ہے، معن جو ہے یہ بھی ڈیٹیل والے پورشن میں آ گیا. لیکن یعنی حامد یا مدرسون یا والدان کسی لفظ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی یوز ہو رہا ہو. ادھر بھی ایسا ہی ہے. لیکن ان میں اگر ہم دیکھیں تو مع حامد، علی المدرسین، مع الوالدین، یعنی یہ جو تینوں لفظ ہیں، حامد، مدرسین یا والدین، ان سے پہلے ایک لفظ آ رہا ہے مع یا علی، جن کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ ان اے سینس کہ وہ ان کے ساتھ ایک پوزیشن کا تعلق رکھ رہے ہیں. کہ یہاں آپ مثلا اب دیکھیں، مع ہے، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اس لفظ کو کیا آپ اکیلا یوز کر سکتے ہیں مع، یا آپ اس کے بعد کوئی نو اور سر. چیز لائیں؟ نہیں، اکیلا بول ہی نہیں سکتے نا. علی ہے جیسے، پر علی بھی اکیلا تو یوز نہیں ہو سکتا نا. علی جب بھی آئے گا تو اس کے بعد آپ اس کو ریلیٹ کریں گے کسی چیز سے، کہ کس چیز پر. جیسے آپ کہیں گے کہ میز پر، کرسی پر، بیڈ پر، کچھ نہ کچھ آپ کو بتانا پڑے گا نا. جیسے یہاں آپ نے کہا اساتذہ پر. تو یہ والے جو لفظ ہیں، مع ہے یا علی ہے، ان کے بعد ایک اسم آیا ہوا ہے جو ریلیشن میں اپنے سے پہلے والے کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ مطلب یہاں دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ لفظ ایک فریز کا حصہ ہے، وہ پریپوزیشنل فریز جو ہوتی ہے. آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ مع حامد میں حامد کو الگ کرتے ہیں تو مع جو ہے وہ کوئی سینس نہیں کنوے کرے گا. علی المدرسین میں صرف علی کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسرا جو اعراب ہے وہ عرب اسپیسیفکلی یوز کرتے تھے ان اسما کے لیے جو اپنے سے پہلے کسی لفظ کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی جن لفظوں میں جو یہ کنوے کر رہے ہوں کہ اس سے پہلے کوئی پریپوزیشن آ رہی. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو کوئی پوزیشن کا تعلق ہے یا کوئی بھی ریلیشن ہے ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، تو یا جیسے پریپوزیشن کا تو پتہ ہے نا سب کو. یس جی سر. سر. ہاں، تو جو لفظ پریپوزیشن کے بعد آئے گا وہ اس کے لیے تیسرا اعراب ہوگا الگ سے. ٹھیک ہے، تو دو جو اعراب ہیں وہ میجر ہیں. پہلا جو ایک اعراب کی وہ ٹائپ ہے جو ڈینوٹ کرتی ہے اس بات کو کہ کوئی لفظ جملے میں وہ بیسک ورڈ ہے اور اس کا میجر رول ہے. اور میجر رولز کون سے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، کہ کوئی لفظ سبجیکٹ ہے یا پریڈیکیٹ ہے، مسند الیہ ہے یا مسند ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو اعراب سر ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی لفظ کوئی ڈیٹیلڈ میننگ دے رہا ہے. اور تیسرا جو اعراب ہے وہ اسپیسیفکلی اس اسم کے لیے ہوتا ہے جو پریپوزیشن کے بعد آئے یا جو کسی اور لفظ کے ساتھ پوزیشن میں یا کسی ریلیشن میں ہو. جی پلیز. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا جملہ جس کے اندر سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ ماں لگا ہوگا یا الا لگا ہوگا، تو اس کے بعد جو بھی اگر کوئی سبجیکٹ آ رہا ہے، کوئی اور مطلب کے شخص کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اعراب کی تیسری قسم ہوگی. ہاں، سبجیکٹ نہ کہیے اسے، اسم کے مطلب کوئی بھی اسم جو مع یا علی یا اور بھی اسی طرح کے کسی اور پریپوزیشن کے بعد آ رہا ہے.
लेकिन हमेशा प्रीपोजिशन नहीं होती, समटाइम्स दो इसम जो हैं वो भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे आप कहते हैं अल्लाह की किताब, अब यहाँ ये जो दो लफ्ज हैं इनमें आपस में कनेक्शन है ना, एक दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। या आप कहते हैं मेरा घर, तो यहाँ पे भी घर आपके साथ कनेक्टेड है, पोजेशन का ताल्लुक है यहाँ पे। जहां पे भी पोजेशन आएगी या रिलेशन आएगा दो चीजों का, तो वहां तीसरा एराब आएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलें, अच्छी बात है। तो एराब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो चेंज है जो एंड पार्ट पे आता है किसी लफ्ज में, और वो डिनोट करता है किसी लफ्ज का फंक्शन। आज हम उसको डिटेल से देख रहे हैं कि फंक्शंस जो हैं वो मेजरली दो होते हैं, कि कोई लफ्ज जुमले का बेसिक वर्ड है, या ये कि वो डिटेल पार्ट में आ रहा है। अकॉर्डिंगली एराब भी फिर दो ही तरह के होते हैं। और उसमें फिर हमने तीसरा एक ऐड किया है कि तीसरा इराब होता है जो स्पेसिफिकली उस वक्त यूज करते हैं जब कोई इसम दूसरे लफ्ज के साथ किसी भी रिलेशन में है या पोजेशन में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इराब की तीन टाइप्स हैं, और हर टाइप एक स्पेसिफिक रोल या फंक्शन को डिनोट करती है। सही, बाकी इसको नोट्स अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे तो कोई चीज़, मेरा ख्याल है वैसे जो बातें हुई हैं यही हैं नोट्स में भी, अगर फिर भी कुछ रह गया है तो वो नोट्स से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम वो देख लेते हैं कि वो जो एराब की तीन टाइप्स हैं हर एक टाइप का नाम क्या है। तो अब वो यहाँ पे जैसे उसको समराइज किया हुआ है कि जो लफ्ज मुस्नद इलेह होता है या मुस्नद होता है, यानी जो रुकनुल कलाम है, ठीक है, उसका जो एराब है उसको क्या कहते हैं, रफा। एराब की जो फर्स्ट टाइप है, जो डिनोट कर, जो उस लफ्ज को असाइन की जाती है जो जुमले में मेजर हो, तो उस एराब को हम क्या कहते हैं, रफा। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन होता है अल्फाज का कि वो डिटेल बता रहे हो, उस एराब को हम कहते हैं नस्ब। और जो तीसरा फंक्शन है कि कोई लफ्ज हरफ जर के बाद आए, हरफ जर कहते हैं प्रीपोजिशन को, मुजाफ इले के बाद आए, मुजाफ इले कहते हैं पोजेसर को, यानी जहां पोजेशन हो। ठीक है, तो इस एराब को हम कहते हैं जर। ठीक है, तो जो एराब की तीन टाइप्स हैं, तीनों के बिल तरतीब ये नाम है, रफा, नस्ब, जर। तो रफा जो है ये लफ्ज का स्टेटस है, कौन से लफ्ज का, वो जो जुमले का सबसे मेन लफ्ज है। ठीक है, इसीलिए हम इसको रफा कहते हैं। रफा का मतलब है ना किसी चीज को उठाना। तो जो इसम जुमले में रफा में हो हम उसे कहते हैं मरफू है, यानी ये इस जुमले में इसका स्टेटस सबसे हायर है। ठीक है, ये इस जुमले का सबसे अहम लफ्ज है। नस्ब का मतलब होता है उठाना, यानी मंसूब वो लफ्ज होता है जिसे आप किसी दूसरे लफ्ज को सहारा देने के लिए साथ खड़ा करते हैं। तो डिटेल वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को सहारा दे रहा होता है, उसी की एक्सटेंशन है। तो इसलिए हम इसको नस्ब कहते हैं इस यूजेज को। और तीसरा जो एराब है जिसे हम जर कहते हैं, जर का मतलब होता है घसीटना या किसी चीज को कैरी ऑन करना। को ये इसीलिए इसको हम जर कहते हैं कि यहाँ एक इसम जो है वो अकेला नहीं होता, वो दूसरे लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो लफ्ज गोया उसको घसीट के लेके जा रहा है या अपने साथ जहां जहां वो जाएगा इसको कैरी करेगा। ठीक है, तो ये वो इस्तेमाल है जब कोई इसम दूसरे लफ्ज के साथ कनेक्टेड है, किसी भी रिलेशन में है या पोजेशन में। क्लियर है ये बात? तो अब अगर जब हम यस। ये कहते हैं कि कोई इस्म जो है वो हालत रफा में है या उसका इराब रफा है, इसका मतलब क्या है कि वो इस जुमले में सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट। ठीक है, मुस्नद या मुस्नद इलैह। जब हम ये कहते हैं कि इस जुमले में फुला इस्म नस्ब में है या मंसूब है, तो इसका मतलब होता है कि वो डिटेल बता रहा है, जो असल मीनिंग है उसको एक्सटेंड कर रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि ये इस्म हालत जर में है, तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे लफ्ज के साथ किसी रिलेशन में है। वाजे? यस सर। चलें, जी अच्छी सर। बात है। तो ये जरा थोड़ा सा खुश्क है क्योंकि इसमें सिर्फ थेरी है, इसमें प्रैक्टिस तो है नहीं ना कोई, और ये बेसिकली है भी चूंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसमें हम जबान नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली जबान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ये सारा सिस्टम है क्यों, अरबी में, कि लफ्ज क्यों चेंज होते हैं। ठीक है,
تو اس لیے شروع میں اس کو ذرا ایک دفعہ یہ کرنی پڑتی ہے محنت کہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، وگرنہ میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو اینڈ تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ رفع نصب جر ہوتے کیا ہے، تو ویسے ہی اس کو یاد کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو پریکٹس کی طرف آگے آئیں گے کیونکہ بیسک کانسیپٹ ہم نے دیکھ لیا ہے. اچھا، یہ ایکسرسائز نہیں کی پھر آپ میں سے کسی نے؟ نہیں، اگر وہ نوٹس نہیں پڑھے تو نہیں کی ہوگی. بہرحال اس کوشش کریں اس ہفتے پھر کر لیں. اس میں اور آ رہا ہے کہیں سے. اس میں جو پہلی ایکسرسائز ہے، یہاں آپ نے بتانا ہے کہ جملہ، یہ جو مختلف مرکبات ہیں، کون سا مکمل جملہ ہے، کون سا مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے اور وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کہاں بات مکمل ہو گئی کہاں نہیں ہوئی. دوسری ایکسرسائز جو ہے اس میں آپ نے ہر لفظ کا فنکشن بتانا ہوگا، اور آپ نے بہت زیادہ نہیں بتانا ڈیٹیل میں، بس یہ 4 چیزیں بتانی ہیں. جو لفظ مسند ہے اس کو انڈیکیٹ کر دیں، مسند الیہ کو انڈیکیٹ کریں، فضلہ یعنی جو ڈیٹیل بتا رہا ہے، اور مضاف الیہ. مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور لفظ پوزیشن میں ہو، جیسے اللہ کی کتاب میں اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے. اس کو نوٹ میں نے مضاف الیہ کو نیچے ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہ فٹ نوٹس میں پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو مل جائے گا ایگزامپلس کے ساتھ اس کی ڈیٹیل ہے. تو جیسے مثلا یہ دیکھیں علی پڑھتا ہے تو اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ علی مسند الیہ ہے، پڑھتا ہے مسند. اسی طرح آپ نے نیچے ہر جملے میں الفاظ کو اس طرح سے بتانا ہے کہ ہر لفظ جملے میں اس کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا جو جملہ ہے، اب رول آپ نے جب بتانا یا آپ نے پہچاننا سیکھ لیا، تو نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ نے اگلے سٹیپ میں، آپ نے ہر رول کے مطابق جس کسی لفظ کا اعراب کیا ہونا چاہیے یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے. جیسے علی پڑھتا ہے، یہاں علی انڈر لائنڈ ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ علی مسند الیہ ہے. مسند الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. تو اب یہ بھی کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، مریم اخبار پڑھتی ہے، جیسے مریم اس جملے میں مسند الیہ ہے. ایک آپ یہ اس کا فنکشن بتایا اس جملے میں، ساتھ آپ نے اعراب بھی بتانا ہے کہ عربی میں یہ لفظ جب آئے گا تو یہ حالت رفع میں ہوگا. اسی طرح اخبار، اخبار ڈیٹیل بتا رہا ہے، فضلہ ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فضلہ کا عربی میں نصب ہوتا ہے. تو آپ نے فنکشن کے ساتھ اب ہر لفظ کا اعراب بھی بتانا ہو. سمجھ گئے؟ کر لیں گے نا؟ یس سر، انشاءاللہ. چلیں اب اس کو کر لیجئے گا. یہ والا جو ہے لنک، یہ سیشن جو ہے اینڈ ہو رہا ہے چونکہ آخری ٹائم ہے، تو میں نیا سیشن سٹارٹ کرتا ہوں. اب آگے ہم اسی بات کو بڑھاتے ہیں، اور ابھی تو ہم نے صرف تھیوریٹیکلی دیکھا ہے کہ رفع کا مطلب کیا ہے، نصب کا کیا ہے، جر کا کیا ہے. اب آگے اس کی علامات بھی دیکھیں گے. جیسے اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اچھا عائشہ جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور یہ رفع میں ہے، لیکن عربی میں جب کوئی اسم رفع میں ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پارٹ پہ حرکات کیا آتی ہیں؟ نصب میں ہوگا تو حرکات کیا آئیں گی، جر میں ہوگا تو حرکات کیا آئیں گی؟ یہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہے نا، کیونکہ یہ تو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ تو صرف اس کا تعلق تو ذہن سے ہے نا، کہ ایک لفظ کا فنکشن یہ ہے تو اس کا اعراب یہ ہے، لیکن وہ اعراب دکھے گا کیسے، نظر کیسے آئے گا، اپنے یوزیج میں وہ کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ پارٹ وہی ہے، وہ ہم کرتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اب ہم نے جملوں میں جو الفاظ کا فنکشن ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اکارڈنگلی ہم نے ہر فنکشن کے مطابق ایک اعراب دے دیا. پہلے جو ہے حالت اس کا نام ہم نے رفع رکھا ہے، دوسرے استعمال کا نام نصب ہے، تیسرے کا نام جر ہے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان اعراب کی علامات عربی میں کیا ہوتی ہیں. یعنی اگر میں کوئی ٹیکسٹ پڑھتا ہوں عربی میں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کوئی لفظ یہاں پہ رفع میں یوز ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ابھی یہاں جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کون سا لفظ جملے میں کیا ہے، مسند الیہ ہے یا مسند ہے، کون سا لفظ فضل ہے، تو آپ آسانی سے بتا رہے تھے. لیکن یہاں ہم اردو میں جملہ پڑھ رہے تھے نا، تو آپ کو اس لیے آپ کو پہلے آپ کے ذہن میں مطلب تھا اور اس سے آپ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون سا لفظ
اس کا रੋल क्या है जुमले में। लेकिन अगर आप एक अरबी का टेक्स्ट पढ़ते हैं और पहला इशू तो ये है ना कि आप उसे कंप्रीहेंड करना है पहले ठीक से। अब कंप्रीहेंड करने के लिए या अगर आप उस जुमले को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, पहली रुकावट तो यही आएगी ना कि आपको पहले पता तो चले कि अरबी में कौन सा लफ्ज क्या है। मतलब फिर आप अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करेंगे ना। तो अब हम ये देखेंगे कि अरबी में जब कोई हमारे सामने जुमला आएगा तो हम कैसे ये देखा करेंगे या कैसे हमें पता चलेगा किसी लफ्ज को देख के कि वो रफा में है या नस्ब में है या जर में है, या उसका उस जुमले में फंक्शन क्या है, या हमें उसे ट्रांसलेट उर्दू में कैसे करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना ये बात। यस सर। यस सर। तो अब जरा उसकी अलामात देख लेते हैं एराब। ठीक है, कि हम एराब को पहचानते कैसे। अच्छा, ये सारी बातें होगी। हाँ, अलामात, अब पहली चीज जो अपने जहन में रखनी है कि अलामात हमेशा हरकत नहीं होती। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है। बहुत सारे लोग जब अरबी शुरू में पढ़ते हैं ग्रामर, तो वो उनके जहन में कहीं बैठ जाता है कि पेश जबर और जेर, ये जो आखिरी हर्फ पे होता है पेश जबर जेर, इसी से एराब पता चलता है। और उसकी वजह से वो बहुत सारी जगहों पे उन्हें मुश्किल होती है चीज़ों को समझने में। पहली चीज़ यहाँ क्लियर कर लें कि हमेशा हरकत से नहीं पता चलता है एराब। एराब की अलामत दो तरह की हैं। कुछ ऐसे इस्म होते हैं जिनमें हम जबर जेर पेश से हमें पता चलता है कि कोई लफ्ज मरफू है या वो हालत नसब में है या जर में है। ठीक है, लेकिन अल्फाज की एक दूसरी किस्म भी है जिनमें हुरूफ चेंज होते हैं, और हुरूफ से हमें पता चलता है कि किसी लफ्ज का एराब अरबी में क्या है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एराब बेसिकली चेंज है जो जुमले के एंड पार्ट पे होता है, तो वहाँ हमने ये बात की थी कि किसी लफ्ज की जो एंडिंग है उससे मुराद लास्ट लेटर भी होता है और सेकंड लास्ट भी होता है। कुछ लफ्जों में लास्ट लेटर में चेंज आता है, कुछ में सेकंड लास्ट में चेंज आता है। जैसे हम मुस्लिमून और मुस्लिमीन पढ़ते हैं, या अभी जो हमने जुमले देखे थे वालिदान या वालिदैन, तो अब इसमें आप देख रहे हैं दोनों में हर्फ चेंज हो रहा है, हरकत चेंज नहीं हो रही। मुस्लिमूना, नून पे जबर है, मुस्लिमीना, नून पे जबर है। तो यहाँ आखिरी की हरकत चेंज नहीं हुई, इसमें हर्फ चेंज हुआ है। इसी तरह वालिदानी वालिदैनी, तो इधर नून पे जेर है दोनों फॉर्म्स में, लेकिन नून से पहले जो सेकंड लास्ट हर्फ है वो चेंज हो रहा है, कि अलिफ यूज कर रहे हैं कहीं उसको या यूज कर रहे हैं। तो इसलिए पहली चीज यही अपने पास नोट कर लें कि अलामात जो है एराब की वो दो तरह की होती हैं। कुछ अल्फाज में हरकत से हम एराब पहचानते हैं, और कुछ अल्फाज होते हैं जिनमें हुरूफ की मदद से हम एराब पहचानते हैं। ठीक है, सही है। इसकी मदद से सर। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनमें हरकत चेंज होती हैं जब उनका फंक्शन चेंज होता है, और कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनमें हुरूफ में चेंज आता है, हरकत में नहीं आता। जी जुनैरा, आप कुछ पूछिए। जी प्लीज। नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। यस अच्छा, अच्छा, अब हम पहले देखेंगे वो आसमान। हम इसम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि मेजरली एराब का जो है कॉन्सेप्ट ये इसम से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी मैं बीच में फेल को नहीं बताऊंगा। ठीक है, हर्फ में तो एराब होता ही नहीं है ना, फेल में सिर्फ मुजारे में होता है, तो उसको भी अभी हम टच नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल सिर्फ हम इसम को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वो इसम देखते हैं जिनमें हरकत के जरिए एराब दिया जाता है, या ये कह लें कि जिनमें हरकत में चेंज आता है, उसी से हम पहचानते हैं कि किसी लफ्ज का जुमले में एराब क्या है। हरकत को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो वो आपको पता है कि हरकत अरबी में तीन होती हैं। आपने तजवीद में भी पढ़ा होगा, आप लोगों का तजवीद का था ना कोर्स, यस सर। जी पढ़ा हुआ सर है ना। था। बस ठीक है, हरकत सलासा है और सुकून है। बेसिकली तो इसका ताल्लुक यही ना कि जो भी कोई भी आवाज है, तो आवाज को आप
یا تو حرکت کے ساتھ بولتے ہیں یا اس پہ رک جاتے ہیں. اگر رکتے ہیں تو وہ سکون ہے. جیسے قلم میں میم پہ آپ رکے ہیں، قلم تو میم پہ سکون ہے. لیکن قا اور لا، یہ جب دو آوازیں آپ نے بولی ہیں تو ان میں حرکت کی ہے. حرکات تین ہوتی ہیں. وہ جو زبر ہے اسے ہم عربی میں کہتے ہیں فتحہ. اس میں بیسیکلی جبڑا کھولتے ہیں تو اس لیے اس کو فتحہ کہتے ہیں. زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ. کسرہ کا مطلب ہے توڑنا. تو اس میں جیسے آپ آ، آواز کو یا یہ کہہ لیں کہ جبڑا بند کرتے ہیں، دونوں جو ہیں جبڑے ان کو قریب لاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کسرہ کہتے ہیں کہ توڑ کے بول رہے ہیں. اور ضمہ کا مطلب ہوتا ہے موڑنا یا ملانا. تو اس میں دونوں ہونٹوں کو ملا کے بولا جاتا ہے پیش جو ہے. تو اس لیے ہم اس کو ضمہ کہتے ہیں. یہ تین حرکات ہیں: ضمہ، فتحہ، کسرہ. ضمہ پیش ہے، فتحہ زبر، کسرہ زیر. اور سکون آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اردو میں بھی سکون ہی کہتے ہیں پھر. ٹھیک. چلے باقی آگے چلتے ہیں پھر. ہاں، ایک چیز تنوین ہوتی ہے. تنوین کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں اگر، کہ تنوین کیا ہوتی ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش. ٹھیک ہے. یہ تو وہ ہے جو اس کی لکھی ہوئی فارم ہے. لکھنے میں ہمیں وہ دو حرکات نظر آتی ہیں. بولنے میں کیا ہوتی ہے تنوین؟ آواز کیا ہوتی یعنی ہے؟ کہ تم، تن، تن، تن. ہاں، نون ہوتا ہے، نون ساکن. ایک نون ساکن ہے جسے ہم تنوین کہتے ہیں. اور یہ نون جو ہے اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے. یہ محض آواز کی خوبصورتی کے لیے اسما کے آخر میں بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف میں یا افعال میں تنوین نہیں آتی. تو تنوین اسم کی علامت کے طور پہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. تو جو اسم ہوتے ہیں ان کے آخر میں ہم ایک ایکسٹرا نون بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نون ساکن. جیسے قلم بولنا ہے اگر میم پہ پیش کے ساتھ، تو میں آخر میں نون بڑھا دوں گا، قلم. تو یہ جو نون ہے اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے اور گرامر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ آواز کو اچھا کرتی ہے. تو صرف اس کا تعلق آواز سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نون لکھا نہیں کرتے کیونکہ بہت زیادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اسما کے آخر میں. تو ہم پھر لکھنے میں نون کی بجائے اس کی علامت استعمال کرتے ہیں. اور علامت نون کی ہوتی ہے کہ جس حرکت کے بعد نون بولنا ہے اس حرکت کو دو دفعہ لکھیں گے. یعنی پیش کے بعد نون ہے تو دو پیش، زبر کے بعد ہے تو دو زبر، زیر کے بعد ہے تو دو زیر. ٹھیک ہے. تو یعنی تنوین بھی تین طرح کی ہے: تنوین الضمہ جو پیش کی تنوین ہے، تنوین الفتحہ ہے جو زبر کی ہے، اور تنوین الکسرہ جو زیر کی تنوین ہے، یعنی جو زیر کے بعد آپ دو زیریں گئے. اس میں جو تنوین کے بارے میں بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے یہاں آپ نے دو پیش لکھ دیے، کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں دو زیر لکھ دیے آخری حرف پہ، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جہاں دو زبر لکھتے ہیں تو وہاں الف ایڈ کرتے ہیں دو زبر کے بعد. جیسے کتابن میں آپ نے با پہ دو زبر لکھے تو آپ نے الف ایڈ کیا. قلم من میں بھی الف ایڈ کیا، رجولن میں بھی کیا. یہ الف ایسے کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ لفظ کو شاید اسٹرکچر دینے کے لیے. اس طرح سے میں تو کوئی نہیں ہوتا ہے. ہاں نہیں، اس کا تعلق بھی وہی آواز سے ہے. جیسے نون بیسیکلی ہم آواز کی خوبصورتی کے لیے عرب ایڈ کرتے تھے، اسی طرح دو زبر جو ہیں اس بیسیکلی زبر دیکھیں نا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ زبر کو اگر ہم لمبا کریں تو کون سی آواز بنے گی؟ آ، زبر کو بولتے جائیں اگر تو کون سا حرف بنتا ہے؟ تو الف کا ہی بنتا ہے. الف. زبر سے الف بن جاتا نا. تو اس لیے اب دو زبر کا مطلب کیا ہے کہ زبر کے بعد نون بول رہے ہیں: کتابن، قلمن، رجولن. اب عرب کرتے یہ تھے کہ جب دو زبر پہ وقف کرتے تھے تو بجائے اس کے وہ کتابن بولیں، قلمن بولیں یا رجولن بولیں، وہ زبر کو ایکسٹینڈ کر کے الف بنا دیتے تھے: کتابا، قلما، رجولا، ولدا. وقت میں آپ ایسے ہی بولتے ہیں نا. جی سر. اور آواز کی خوبصورتی کے لیے ایسا ہوتا ہے، مطلب آپ لوگ جب عربی لٹریچر پڑھیں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی شاعری میں بھی اکثر الف کو قافیہ بنایا جاتا ہے.
और इसी तरह खुतबों में इसका बहुत अहम रोल है। जब आप खुतबा बोलते हैं तो किसी भी तकरीर में अक्सर अरब जो एंड करते थे जुमला वो दो जबर वाले लफ्जों पे करते थे, यानी अलिफ के साथ। उसकी वजह यह है कि अलिफ में चूंकि आवाज ऊपर की तरफ उठती है, तो खुतबे में खास तौर पे अगर अलिफ पे हर जुमला एंड हो रहा हो तो उससे एक शिको आता है आवाज में, ठीक है। और यानी आप और आवाज भी जैसे वो ऊंची हो जाती है और सामीन पे ज्यादा बेहतर असर आता है उसका। इवन आपने कुरान पाक में नोट किया होगा, खासतौर पे छोटी सूरतों में, तो बहुत सारी जगहों पे आयत जो है वो हर आयत एंड होती है अलिफ पे, इसी तरह के अलिफ पे, यानी दो जबर है लेकिन हम वक्त करते हैं तो आवाज अलिफ की आती है। सही है ना? जैसे मिसाल के तौर पे सूरह ताहा ही को देख लें या सूरह मरियम को देख लें, तो ये उन सूरतों में से हैं जिनकी क़िरात सबसे खूबसूरत है, जिनमें सबसे ज्यादा मौसीकियत, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा रोल अलिफ का है। तो जब दो जबर पे वक्त करते थे तो वो जबर को एक्सटेंड करके अलिफ बनाया जाता था, इसलिए भी हम लिखते भी हैं दो जबर जब अलिफ लिखते हैं इसके बाद। लेकिन सर इन इन्हीं को वो डिवाइन म्यूजिक ऑफ द कुरान वो जो कहा जाता है सूरह बिल्कुल मरियम को। उसमें हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक। ही है। उसमें खैर वो बहुत सारी चीजें हैं जो आवाज की खूबसूरती में इजाफा करती हैं या जिनका ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल नून जो है, मीम है, अलिफ या अलिफ वाव और या तीनों, इनकी आवाजों से अरबी में बहुत मौसीकियत है इन पांच हुरूफ की वजह से। और मतलब इन्हीं को जैसे ऐसे पैटर्न से यूज किया जाता है कि खास तरह की बीट पैदा होती है। अच्छा, तो ये जो अब इम्राअतन है, जैसे इसमें अलिफ नहीं ऐड किया हुआ, ठीक है। तो तीन जगह होती हैं जहां अलिफ ऐड नहीं करते, बाकी ऐड करते हैं आप हर जगह अलिफ। वो नीचे कुछ डिटेल मैंने लिखी हुई है, वो वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक है जब किसी लफ्ज के आखिर में ताए मुदव्वरा हो, यानी बोलता हो किसी इसम के आखिर में, तो उस पर दो जबर आएगा, अलिफ नहीं ऐड करेंगे। या किसी लफ्ज का आखिरी हर्फ अलिफ हमजा हो, जिसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, जैसे समा जो आसमान के लिए है, या मा उन जैसे पानी के लिए है। तो जब समा अन या मा अन लिखते हैं तो अलिफ ऐड नहीं करते। इसी तरह अगर कोई इसम एंड कर रहा हो अलिफ पे या हमजा पे, लेकिन वो हमजा अलिफ के ऊपर लिखा हुआ हो, तो उस पे भी दो जबर की सूरत में अलिफ ऐड नहीं करते, ठीक है। बाकी सब जगहों पे अलिफ ऐड होता है दो जबर में। क्लियर है यहाँ तक? ये हरकत और तनवीन के बारे में मैंने कहा कि चले कुछ चीजें हम कर लें। अब वापस हम वही जो बात कर रहे थे कि कुछ अस्मा में हम हरकत के जरिए एराब पहचानते हैं, तो वो अल्फाज अब जरा देख लेते हैं कि कौन से हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले चीज आपने देखनी है या जिसे आपने नोट करना है वो ये है, यहाँ हमने अल्फाज की मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई है, ठीक है। और हर कैटेगरी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको एराब कैसे दिया जाता है। सबसे पहले जो इसम हम डिस्कस करेंगे वो है मुफरद मुनसरिफ। मुफरद किसे कहते हैं? सिंगल। वाहिद को। सिंगुलर, यस, वाहिद, वाहिद जो होता है। मुनसरिफ कहते हैं उस इसम को जो तनवीन कबूल कर। तो इसकी डिटेल भी नीचे फुटनोट्स में है, वो पढ़ लीजिएगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि तनवीन अरब जो है वो इसम के एंड पे यूज किया करते थे। नॉर्मल उसूल यही है, ठीक है। तनवीन के आखिर आएगी इसम के एंड पे, लेकिन यहाँ पे भी इसम की एक अमाउंट है, सर्टन नंबर है अस्मा का जिनमें हम तनवीन नहीं बोलते कभी भी। तो वो इसम जो कभी तनवीन ना लेते हो उनको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ। और जो तनवीन लेता है, यानी जो नॉर्मल इसम है, उसको बोलते हैं मुनसरिफ। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मुफरद मुनसरिफ, यानी वो सिंगुलर वर्ड जो तनवीन लेता हो। अब जाहिर बात है जो मेजॉरिटी है वो मुनसरिफ ही हो। गैर मुनसरिफ जो तनवीन नहीं लेते वो बहुत थोड़े से इसम होते हैं, वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो फिलहाल आप जो भी इसम पढ़ेंगे वो मुनसरिफ होगा। अगर कोई गैर मुनसरिफ कहीं आया बीच में तो मैं बता दिया करूँ, सही है। तो आप यानी दूसरे लफ्जों में अब कह लें कि हम वाहिद लफ्ज को डिस्कस कर रहे हैं कि कोई लफ्ज वाहिद है,
تو اس پہ اعراب کی علامات کیا ہوں گی؟ اب آرڈر وہی ہے، پہلے ہم رفع دیکھیں گے، پھر نصب اور پھر جر. تو یہاں تین جملے، پہلے جملے میں جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا، دوسرے میں منصوب، تیسرے میں مجرور. اب جیسے ذہب حامد، حامد گیا، حامد یہاں مرفوع ہے چونکہ وہ مسند الیہ ہے نا. سألت حامدن، میں نے حامد سے پوچھا، حامد یہاں ڈیٹیل کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منصوب ہے. سلمت علی حامد، یہاں حامد پریپوزیشن کے بعد آیا ہے تو مجرور ہے. تو یہاں اب آپ دیکھیں تو علامات کون سی ہیں اعراب کی؟ جب رفع میں آ رہا ہے، اب حامد سنگولر ورڈ ہے نا، کوئی بھی سنگولر ورڈ ہوگا، کتاب ہو، قلم ہو، رجل ہو، امرأہ ہو، ساعہ ہو، سیارہ ہو، جو بھی لفظ واحد ہوگا تو وہ جب مرفوع ہوگا اس کے آخر پہ کون سی حرکت ہوگی؟ ضمہ ہوگی، ٹھیک ہے، پیش. منصوب مما. ہوگا تو فتحہ، مجرور ہوگا تو کسرہ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے واحد اسم، اس میں جو حرکات ہوتی ہیں، جو علامات ہیں اعراب کی، وہ کون سی ہیں؟ پیش، زبر، زیر، ضمہ، فتحہ، کسرہ. ضمہ انڈیکیٹ کرے گی رفع کو، فتحہ انڈیکیٹ کرے گی نصب کو، اور کسرہ جر کو. واضح ہے؟ یس سر. علامات ہم ڈسکس کر رہے تھے اعراب کی. جو واحد اسم ہوگا وہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ تین حرکات اس پہ آئیں گی، یعنی حرکات ثلاثہ تینوں، ٹھیک ہے. ضمہ انڈیکیٹ کرے گا رفع کو، یعنی جب واحد اسم، اس کا مطلب ہے کہ وہ سبجیکٹ کے طور پہ یا پریڈیکیٹ کے طور پہ آتا ہے تو ہم اس کے آخر پہ کیا بولتے ہیں؟ پیش بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جب واحد اسم اگر ڈیٹیل والے پورشن پہ آئے گا تو ہم اس کے آخر پہ زبر بولیں گے، اور اگر وہ کبھی پوزیشن میں آئے گا تو ہم اس کے آخر پہ زیر بولیں گے. کلیئر ہے؟ یہ آخر پہ حرکات لکھی ہوئی ہیں. اب نیچے ہے اس کے بعد جمع مکسر منصرف. منصرف اگین وہی ہے جو تنوین لیتا ہو، جو نارمل اسم ہے. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ پڑھا تھا پہلے لیکچر میں. broken plural. ہاں، بروکن پلورل جو ہے وہ لفظ. جی 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 بتائیں. تو جو وہ غیر عاقل کی جو جمع. غیر عاقل کی جمع نہیں، وہ تو اور چیز ہے. وہ تو غیر عاقل کی جمع کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، مکسر بھی، سالم. جمع مکسر خود کیا ہوتی ہے؟ سر جو جمع بناتے ہوئے اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا، ہاں ٹوٹ جاتا بالکل بالکل، یعنی وہی بالکل صحیح. جو بروکن پلورل جیسے انہوں نے کہا تھا، یا وہی جو ٹوٹی ہوئی جمع ہے. سنگولر جب آپ جمع میں جائے گا تو اس کا جو واحد کا اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کتاب ہے، اس کی جمع آپ کرتے ہیں کتب، تو اب کتب کے لفظ میں کتاب موجود نہیں ہے نا. یا جیسے رسول ہے تو اس کی جمع آپ کرتے ہیں رسل. علم ہے تو اس کی جمع آپ کر لیتے ہیں علوم. عالم کی جمع آپ کرتے ہیں علماء. یہ ساری جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عاقل بھی ہو سکتی ہے، غیر عاقل بھی، وہ ضروری نہیں ہے کہ غیر عاقل ہو، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر بیسیکلی اپوزٹ ہے جمع سالم کا. دوسری جمع ہوتی ہے نا جو سالم ہے، یعنی جس میں واحد سالم رہتا ہے اور اس میں ہم کچھ اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں. جیسے مسلمون، تو مسلمون میں مسلم موجود ہے نا، اور اس میں واو نون ایڈ کر کے جمع بنایا. یا جیسے مسلمات، تو اس میں بھی مسلم کا لفظ موجود ہے، الف تا ایڈ کر کے جمع بنا دیا. اس کو اپوزٹ ہے جمع سالم، جمع مکسر کا. تو جمع مکسر جو ہے اس کی بھی اگر آپ علامات دیکھیں تو سیم ہے جو واحد کی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. اوپر اگر ہم یہ دیکھیں، پیش زبر زیر ہی آ رہا نا، رفع میں پیش، اور نصب میں زبر، جر میں زیر، ٹھیک ہے. مثال اس کی یہاں گیون ہے طلاب، یہ طالب کی جمع ہے. تو ذهب طلاب، سألت طلابا، سلمت على طلاب. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامد جو کہ سنگولر تھا اور طلاب جو جمع مکسر ہے، یہ دونوں ایک ہی طرح سے ان کی علامات سملر ہیں. یعنی یہ دونوں لفظ جب مرفوع ہیں تو ان کے اینڈ پہ ضمہ آ رہا ہے، منصوب ہیں تو فتحہ آ رہا ہے، مجرور ہے تو کسرہ آ رہا ہے. کلیئر؟ یعنی اس کا مطلب ہے دو لفظوں کا تو ہمیں پتہ چل گیا. اگر کوئی لفظ واحد ہوگا یا جمع مکسر ہوگا تو ان دونوں پہ ہم کون سی علامات یا حرکات یوز کریں گے؟ ضمہ، فتح، کسرہ.
इसी ऑर्डर में, ठीक है, क्लियर है। जी उसके सर। बाद तीसरा जी जो सर। इसमें जिसमें अलामात इराब हरकत होती हैं वो जमा मुअन्नस सालिम है। जमा मुअन्नस सालिम कौन सी जमा होती है? तो जिसमें फेल जो इसे में वो अपनी एक्चुअल उसमें होगा, एडिशन हो रहा होगा जवाब बनाते हुए, ठीक है, और वो तो जमा, मुअन्नस की इसमें होगी। हाँ मुअन्नस का होगा। इसमें कौन सी हर्फ ऐड होते हैं जमा मुअन्नस सालिम? अलिफ और ता। अलिफ और ता ऐड करते हैं। जो वाहिद में अलिफ ता ऐड करके जो जमा बनती है वो जमा मुअन्नस सालिम है। और इसकी अलामात अगर हम देखें यहाँ पे तो वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। यानी रफा में तो हम बोल रहे हैं एंड पे दम्मा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ बात है वो ये कि नस्ब में इसमें जबर नहीं आ रहा, फतहा नहीं बोल रहे। नस्ब में भी कसरा ही है और जर में भी कसरा ही है। तो इसका मतलब है जमा मुअन्नस सालिम के लिए जो अलामात हैं एराब की वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं जमा मुकस्सर और वाहिद इसम पे। तो जमा मुकस्सर और वाहिद में तो तीनों एराब की जो फॉर्म्स हैं उन तीनों में अलामात डिफरेंट है ना। लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में दो हरकत आती हैं सिर्फ, या दम्मा या कसरा। फतहा इस पे बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो दम्मा तो रफा ही को इंडिकेट करती है, लेकिन नस्ब और जर दोनों के लिए हम कसरा बोलते हैं। इसमें जबर नहीं आएगा जमा मुअन्नस सालिम में कभी भी। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आप जब भी जमा मुअन्नस सालिम को यूज करेंगे, अगर तो आप उसको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट बना के यूज कर रहे हैं तो फिर तो आप उसके आखिर पे दम्मा बोलें, वरना आप उसके एंड पे जेर बोलेंगे। जबर आप कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है। यानी अरब जो है उन्होंने कभी भी जमा मुअन्नस सालिम पे जबर बोला ही नहीं है। या जम्मा आता है या कसरा आता है, बस तीसरी कोई इसमें सूरत नहीं है। तो मिसाल के तौर पे ज़हबत तालिबातुन, ये कुछ तालिबात गई। अब तालिबात यहाँ मुस्नद इलैह है ना, उसके उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दम्मा पे एंड कर रहा है। सअलतु तालिबातिन, मैंने कुछ तालिबात से पूछा। इसमें मैं मुस्नद इलैह हूँ, पूछा मुस्नद है। तालिबात जो है वो डिटेल है, वो फजला है ना। तो उस लेकिन आप देखेंगे एंड किस पे कर रहा है, कसरा पे एंड कर रहा है, तालिबातिन। जबकि ऊपर जो सिंगुलर वर्ड है और जो जमा मुकस्सर है उन दोनों में नस्ब में क्या था, नस्ब में उनकी एंडिंग होती है फतहा पे। लेकिन जमा मुअन्नस सालिम फतहा पे एंड नहीं करता, ये कसरा पे करता है। और जो तीसरी फॉर्म में जिसमें वो हरफ जर के बाद आ रहा है तो उसमें कसरा उसके एंड पे आ रही है, सल्लम तू अला तालिबातिन, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें एग्जांपल्स जो हैं ये सारी ऐसी हैं जिनमें तनवीन आ रही है। तो उससे हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये बात ना आ जाए कि जो एराब जब हम देते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि तनवीन हो। तनवीन ज़रूरी नहीं है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि कब तनवीन आती है या कब नहीं आती किसी इसम पे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि रफा की अलामत जम्मा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो जम्मा ही हो। दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, लेकिन ये है कि होगी जम्मा ही, ठीक है। या इसी तरह वाहिद इसमें जो है जब हालत नसब में आएगा तो उसके एंड पे फतहा होगी। वो फतहा एक भी हो सकती है, दो भी। उसके फैक्टर्स और होते हैं कि कहाँ तनवीन आनी है कहाँ नहीं आनी। वो इंशाल्लाह आगे डिटेल पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। लेकिन ये तय है कि अगर कोई वाहिद इसम मंसूब होगा तो उसके आखिर में फतहा ही होगी, यानी जेर ये पेश नहीं आएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि दो जबर आनी है कि एक आनी। सही है ना। तो ये ज़हन में रखें कि हमेशा तनवीन नहीं आया करती, लेकिन तनवीन ना भी आए तो अगर सिंगल हरकत भी होगी तो हरकत यही वाली आएंगी। वाहिद और जमा मुकस्सर में पेश जबर जेर, और जमा मुअन्नस सालिम में पेश और जेर। क्लियर है जी। यस सर। चलें, अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल हम इस पे एंड करते हैं इसको। अगला हम अब देखेंगे कि वो अस्मा जिनमें हुरूफ के जरिए एराब आता है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।